हारून रशीद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, मारूफ सहाफ़ी सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर से। आज बहुत शुक्रिया आपका हारून साहब और बहुत आपको खुशामदीद शो में। शुक्रिया आपका नवाजिश। हारून साहब, काफ़ी हम देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त टेम्परेचर ज़्यादा है, बड़ी हिद्दत नज़र आ रही है, बयानात भी बड़े तुंदो तेज़ हैं। आने वाले दिनों पर आपका क्या तबसरा है? क्योंकि कुछ लोग ये पेश गोई कर रहे हैं कि हंगामा खेज खून रेजी हो सकती है, आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? देखिए, शिकायत जब होती है ना तो फिर गीबत में ढलती है, और फिर भी इंसदाद ना हो तो फिर बुग़्ज़ अनाद में ढलती है। और जब पेटी इंटरेस्ट हो, सिर्फ इक़्तिदार की अजीज हो, पावर की इंटॉक्सिकेशन तो हमेशा होती है, कुछ लोगों में ज्यादा होती है। तो जब ये बुग़्ज़ अनाद पैदा हो जाता है तो फिर गाली गलौज के मुकाबले में फातह कोई नहीं होता। और बाहर को आप देख लें तो अंजाम खराब है इसका। आज जो गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने और शेख रशीद साहब ने, उसके बाद तो सूरत हाल और भी खराब है, और लगता है ऐसा है कि मजीद खराब होगी और किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। हारून रशीद साहब, क्या आप समझते हैं कि अगर आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो सूरत हाल कंट्रोल की जा सकी? उससे पहले बंदोबस्त करना होगा, गाली गलौज का मैच बंद किया जाए और इलेक्शन का मैच शुरू किया जाए। हारून साहब, ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं, ये सियासी कल्चर में हमारे यहाँ ये गाली गलौज क्यों इतनी तेजी से इसका परवान चढ़ी है? ये हमेशा रही है, लेकिन अब ज्यादा तेज तुंद हो गई है। देखिए, आज़ादी जब अचानक मिलती है तो अपने साथ गैर जिम्मेदारी का एक तूफान लाती है। किसी भी मुल्क में जब मीडिया फ्री होता है, जैसे तुर्की की एक मिसाल है और बहुत से मुल्कों की मिसाल है, बरसगीर में भी बहुत गैर जिम्मेदारी रही है। तो वो आज़ादी जब मिलती है, चर्चिल ने कहा था कि चोरों के, डाकुओं के, ठगों के हाथ में चला जाएगा सब कुछ। तो वो बाकी तो खैर वो तहरीक आज़ादी देने के मुखालिफ थे, वो तो उनकी राय दुरुस्त नहीं थी, इसलिए कि आज़ादी ही सबसे कीमती चीज़ है। लेकिन आज़ादी बेमानी है अगर डिसिप्लिन न हो। अगर आज़ादी में डिसिप्लिन न हो तो वो मादर पिदर आज़ादी है। फिर आप जो करें, पर ये सोशल मीडिया जो है ये तो मतलब एक शैतानी चीज़ है। अगरचे आप इसको अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इकबाल ने कहा था कि आज़ादी अफकार है इब्लीस की इजाद। लेकिन तो ये आप इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे ईरान में है, जैसे चाइना में, उतना सख्त ना भी हो तो भाई आप अपना आइडेंटिफाई तो करें खुद को, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर हो, कोई तस्वीर हो आपकी। फेक आईडी से आप गंदी गालियां देते हैं। अभी मैंने कोई गालियां डिलीट की हैं अपने टेलीफोन से, तो छोकरों के हाथ में आ गए, बंदरों के हाथ में उस तरह आ गया। तो सर, ये क्या समझते हैं आप, ये डिसिप्लिन कैसे लाया जा सकता है? डिसिप्लिन बतदरीज लाया जा सकता है, गुफ्तगू से लाया जा सकता है। जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें करना चाहिए। अब सब लोग लाताल्लुक होकर बैठे हुए हैं, उलमा अपनी मस्जिदों में बैठे हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मंसूबों में मगन है, और सियासी पार्टियां इनकरेज करती हैं। जो पार्टियां नहीं इनकरेज करती उनका इससे कोई नुकसान तो नहीं होता। देखिए, इसका आखिरी अंजाम तो खराब होता है। ये आपने कभी गौर किया कि फिल्म इंडस्ट्री क्यों तबाह हुई? वो एक गंडासे के गिर्द घूमने लगी इंतहा पसंद किरदारों के, और आखिर में अचानक वो बैठ गई। यही सब गालियां देने वालों का अंजाम होता है। एमकेएम का क्या हुआ? औरत की तरह है वो। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, पिछले तशद्दुद का शद से ज्यादा तशद्दुद वही करते हैं ना। सारा मीडिया यरगमाल था, हुकूमतें यरगमाल थी। मुझे याद है कि जब मुंबई का हादसा हुआ और उसके बाद अगले हफ्ते कराची में 50 आदमी कत्ल हो गए, तो मैंने जिम्मेदार आदमी से, जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकती थी, उनसे पूछा कि ये किसने किया? क्या इंडिया ने किया? उन्होंने कहा एमकेएम ने किया। ये नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस थी, एस्टेब्लिशमेंट भी बेबस थी। लेकिन फिर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उसमें पागलपन सवार हो गया। तो उस पागलपन का नतीजा आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। ठीक। अच्छा हारून रशीद साहब, गुज़श्ता दिनों आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई बड़े से बाद। थोड़ा मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कैसी रही, और ये भी कि उनके माइंड में इस वक्त क्या चल रहा है हिकमत अमली स्ट्रेटजी के हिसाब से, क्योंकि लॉन्ग मार्चेस पहले भी हुए लेकिन हमने देखा नहीं कि मतलूबा हदफ पूरे हुए हों। तो क्या उन्हें महसूस होता है कि लॉन्ग मार्च करके वो इलेक्शन का अनाउंसमेंट ले लेंगे?
नहीं, मेरी पहली मुलाकात नहीं थी, पहले भी हुई, टेलीफोन भी आते जाते रहे, मैसेजेस भी आते जाते रहे। मुलाकात मेरी हमेशा उनकी खुशगवारी होती है, जाहिर है, वो पुराना ताल्लुक है उनसे, और वो कोई बायसा तो नहीं होता। वो उनका ख्याल ये है कि वो दबाव बढ़ा लेंगे। एक तो उनका ख्याल ये है कि सब लोग उनके खिलाफ मुत्तहिद है, यानी पावर स्ट्रक्चर सारा उनके खिलाफ है, अमेरिका भी उनके खिलाफ है। और लेकिन दूसरी तरफ वो ये समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है और वो कॉन्फिडेंट है, और उनका ख्याल है कि बहुत लोग जमा हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है कि वो अपनी पावर तो इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अपनी पॉपुलैरिटी को 10 गुना ज्यादा बड़े जलसे वो कर रहे हैं। अब उन्हें चीजों को इलेक्शन की तरफ ले जाना चाहिए, मैंने उनसे कहा, और ये कहा कि कभी मीडिया के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे, आपने कभी इसके लिए मौजूद आदमी मुकर्रर नहीं किए। उन्होंने फिर पूछा भी कोई आदमी नाम बताएं आप, मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, नाम बताएं, मैं ऑफ हैंड, अगर मुझे तजवीज भी करना, फर्ज कीजिए मशवरा देना भी, तो ऑफ हैंड तो नहीं दे सकता। तो मैंने नाम लेके मुख्तलिफ लोगों का कहा कि ये फॉल्ट है, मीडिया के साथ आपके खुशगवार मरासम होने चाहिए और आपको दलील से बात करनी चाहिए। ये जो लोगों को धमकाना है और मारना पीटना है और कैरेक्टर असोसिएशन करना, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? इस पर उन्होंने एग्री किया था। उन्होंने कहा कि कोई मौजूद आदमी चाहिए इसके लिए, और बाकी वो तो उनके टारगेट तो इलेक्शन ही है। अच्छा हारून रशीद साहब, आपकी तज्जिए में इलेक्शन कब हो रहे हैं? ये हुकूमत भी थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है, जाहिर है उस तरह से अददी अक्सरियत इनके पास भी बड़ी थिन मेजॉरिटी है, फिर इदारे भी कुछ लग रहा है कि परेशान हैं इस हिसाब से कि उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो ये इस वक्त सिचुएशन जो है ये ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए भी बहुत कंफर्टेबल नहीं है। आपके जाती तज्जिए में क्या मुल्क इंतखाबात की तरफ जा रहा है? देखिए, लॉर्ड मॉन्टगोमरी पड़े हुए थे सहरा में, तो उनका जो था यानी अर्दली, फौज में तो अर्दली होता है, उससे लोगों ने कहा कि जनरल मॉन्टगोमरी से पूछिएगा किसी वक्त जब उनका मूड खुशगवार हो, नहीं जनरल रोमेल सॉरी, जब उनका मूड खुशगवार हो तो उनसे पूछिएगा ये जंग कब खत्म होगी, ये जलील जंग कब खत्म होगी। तो एक दिन उसने देखा कि मूड बड़ा अच्छा है, खा पी रहे हैं और चहक रहे हैं, तो सडनली जो है जनरल रोमेल ने अपने अदली से पूछा तुम्हारा क्या ख्याल है ये जलील जंग कब बंद होगी? तो ये अगर आप इस सवाल का जवाब कोई मुझे दे दे तो मैं इसे 5 लाख रुपए इनाम देने के लिए एक फ्लूइड सिचुएशन है, इसमें क्या कहा जा सकता है। अगर प्रेशर बढ़ गया, लेकिन सिर्फ प्रेशर से नहीं, गुफ्तगू बंद नहीं करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म का तर्ज सियासत नहीं है। बरे सगीर की सियासत में कायद-ए-आज़म से बड़ा सियासतदान पैदा नहीं हुआ। मेरा जो ख्याल ये है पिछले 300 साल में ऐसा कोई सियासतदान नहीं आया। तो वो मुज़ाकरात भी जारी रखते थे, दबाव भी बढ़ाते रहते थे, जितनी बात मान ली जाती थी मनवा लेते थे, बाकी वो आगे दबाव बरकरार रखते थे और दलील से बात करते थे और गाली देने वालों को जवाब नहीं देते, मैनेज नहीं करते थे। 2-1 वाकयात हैं कि उन्होंने एक दफा लॉर्ड वेवल के साथ सख्त गुफ्तगू की, उठ के चले गए, एक आध दफा गांधी के बारे में सख्त रिमार्क्स दी, एक दफा अब्दुल कलाम आजाद के बारे, वरना आम तौर पे वो अवॉइड करते थे। पूरी जिंदगी में 2-4 वाकयात ही मिलेंगे, फिलन में अगरचे वो सख्त थे। तो यही जो है वो तर्ज सियासत होना चाहिए। और देखो कौम का अगर अखलाक ही तबाह हो जाएगा, सारे लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे होंगे और असैसिनेशन कर रहे होंगे, तो जमहूरियत आ भी जाए, वक्ती तौर पे स्टेबिलिटी भी हो जाए, तो उसका क्या होगा अगर माशरा अखलाकी तौर पे तबाह हो गया तो। अच्छा हारून साहब, पहली बात तो ये कि इसका जवाब देने पे आप 5 लाख रहने दें, अच्छा सवाल करने पे सबीना को 2.5 लाख दे दें। दूसरा ये बताएं, आप इस्टेब्लिशमेंट को भी जानते हैं, उनसे मरासम भी हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की सियासत को भी अच्छी तरह समझते हैं। ये बताइएगा कि इमरान खान का तो आपने एनालिसिस उन पर कर दिया, इस हवाले से भी बता दें कि मुस्तकबिल में आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ कैसे परफॉर्म करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या करती नजर आती है आपको? देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सियासत में आदमी इतने अहम नहीं है जितनी सिचुएशन अहम होती है। सिचुएशन ऐसी है जो किसी के बस में नहीं है, इसे हम कहते हैं हिस्टोरिकल फोर्सेस अनलीश हो गई हैं। अमेरिका का एक प्लान है, वो मैं बता चुका हूँ कि वो चाहते हैं जून में इलेक्शन हो और मुश्तरका हुकूमत हो पीपल्स पार्टी और नून लीग और बाकी पार्टियों की, और 2028 में वो हो अपना बिलावल भुट्टो बने। अमेरिकी मंसूबे कभी पूरे होते हमने देखे तो नहीं है। बांग्लादेश में उनका प्लान नाकाम हुआ,
इसराइल के बारे में उनके अंदाजे अक्सर गलत हुए, पाकिस्तान के बारे में गलत हुए। तो वो प्लान तो देखिए वो है जो अल्लाह का है, वो हम नहीं जानते। आइंस्टाइन ने कहा था देखना ये चाहिए कि वो ज़ात कदीम क्या चाहती है। आइंस्टाइन जितना बड़ा साइंसदान है उतना ही बड़ा फिलोसफर भी है। तो वो हम नहीं जानते कि कुदरत को क्या मंजूर है, लेकिन इस वक्त तो प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। मगर ये है कि कंट्राडिक्शंस, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कंट्राडिक्शन शार्प होती हैं तो तभी रिजॉल्व होती हैं। लेकिन कोई ना कोई हल निकलेगा, इसलिए कि इस तरह तो नहीं चल सकती चीजें। इस्टेब्लिशमेंट काफी रेलेवेंट हो गई है, पहले जितनी रेलेवेंट तो नहीं रही, और हुकूमत की भी कोई रिट नहीं रही है। रेलेवेंट इस वक्त इमरान खान है या अमेरिका है। सही। अच्छा हारून रशीद साहब, ये भी फरमाइएगा कि ज़ाहिर है हुकूमत भी ये जानती है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त उन्हें नज़र आ रहा है कि क्राउड अच्छा उनके पास आ रहा है, पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ करी, तो उसको काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ बातें भी की जा रही हैं। लॉन्ग मार्च को भी क्रश करने की स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, ऐसी खबरें आती हैं। अच्छा, फिर फॉरेन फंडिंग केस के मामले पर अगर PTI पर पाबंदी लग जाती है, आपको क्या नज़र आ रहा है कि इस तरह की चीज़ों के लिए खान साहब तैयार हैं? क्या रिएक्शन हो सकता है उनका? कुछ भी नहीं हो सकता। अवामी तहरीकें इस तरह कभी खत्म नहीं होती। पाबंदी लगा दें, गिरफ्तार कर लें, आप कितने आदमियों को जेल में रख सकते हैं? भुट्टो साहब ने 50,000 आदमी जेलों में डाल दिए थे, सारी लीडरशिप गिरफ्तार कर ली थी। फिर क्या हुआ था? वो ये नहीं होता, इस तरह नहीं आप दबा सकते अवामी तहरीकों को। ये कौमी खुददारी की तहरीक है, इसमें तकरीबन वैसा ही वलवला पैदा हो जाता है जैसा आज़ादी की तहरीक में होता है। लोग नौकरियां छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लोग हत्या के जान देने के लिए बाद लोग तैयार हो जाते हैं। आपने वकीलों की तहरीक में नहीं देखा? वकील तो पैसे कभी छोड़ते ही नहीं है, यानी मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। मुंशी नहीं छोड़ते, उनके वकील छोड़ते हैं। और 2 साल वकील बेरोजगार रहे और उन्होंने इसको बर्दाश्त किया। जब ठन जाती है तो लोग और तरह से सोचने लगते हैं। सही। अच्छा हारून रशीद साहब, एक चीज़ पे मैं आपका और तबसरा चाहूँगी। आपने आज ट्वीट भी किया इस हवाले से, शाहिद आफरीदी ने कुछ इमरान खान साहब पे तनकीद की, तो सोशल मीडिया के लोगों ने भी उन्हें आड़े हाथों ले लिया, बड़ी उन पे तनकीद हुई, कुछ लोगों ने ज़ाहिर उनकी हक की भी बात की। आज आपने भी बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया और आपने ये भी उसमें लिखा कि आपने इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया था कि शाहिद खान आफरीदी को शामिल कर लें PTI में। थोड़ा इस पे भी बताएं, क्या तनकीद करना खान साहब पे मना है जो इतना उन्हें ट्रोल किया गया, और फिर आपके मशवरे की क्या हकीकत? बिल्कुल नहीं। अगर देखिए ना, खान साहब ये कहते थे, जब मैंने उनसे कहा, 1-2 बार कहा कि ये कराची और लाहौर और पेशावर से बेहक वक्त जीत सकता है, कम से कम 3 जगहों से, और शायद पिंडी से भी। तो उन्होंने कहा बहुत सादा लव आदमी है, तो उन्होंने इस पर कोई गौर करा, और वो क्रिकेट खेल रहा है। मैंने कहा बस कितने क्रिकेट बाकी है, पुरानी बात है वैसे अगरचे, तो वो हेल्पफुल हो सकता है। वो तो खैर एक आइडिया था जो मैच्योर नहीं हो सका। लेकिन अफरीदी से ये कहने की बजाय कि तुम 0 पे आउट हो जाते थे और तुमने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया और तुम शहबाज शरीफ से मिले, अगर उसकी बजाय उनसे ये कहते कि अफरीदी साहब आप हमारे हीरो हैं, 5 करोड़ रुपए क्या होते हैं, आपको 5 करोड़ रुपए भी चाहिए हो वेलफेयर प्रोजेक्ट के लिए, कौम की खिदमत के लिए, तो कौम आपको करने के लिए तैयार है। देखिए, मैंने खान साहब को इस पर कायल किया था, जब इंडियन अदाकार आते थे शौकत में, तो मैंने उस पर लिखा, उसमें जाहिर है वो नाखुश थे, बहुत सख्त कालों लिखा। उन्होंने कहा तुम इस पे कंपेन चलाओगे? मैंने कहा हाँ मैं इस पे कंपेन चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ये कौम आपको 1 करोड़ रुपए दे सकती है तो 2-3 करोड़ रुपए और नहीं दे सकती। वो कायल हो गए थे और इसके बाद कभी नहीं बुलाया गया। आप बात करने का कोई सलीका होता है। वो आफरीदी जो है वो एक हीरो है, एक लीजेंड है, वो बहुत सादा सा आदमी है, खिलाड़ी ऐसे ही होते हैं। तो आप उसकी इमरान खान से इख्तलाफ करना क्या जुर्म है, और शहबाज शरीफ से राब्ता क्या जुर्म है? वो बेचारा पेचीदा चीजों को थोड़ी समझता है, उसे कोई अंदाजा भी नहीं होगा कि ये नतीजा निकलेगा। सलूक उनके साथ नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों के साथ ये सलूक करेंगे तो वो भी आपके साथ यही सलूक करेंगे। अच्छा हारून रशीद साहब, आपने अभी फरमाया कि इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात जब हुई तो आपने एक तो मीडिया के हवाले से उनको बताया कि खराबी है, तो क्या उन्होंने भी अपनी कारकर्दगी के हवाले से या अपनी कोई ऐसी खराबियों के हवाले से बात की कि अगर दोबारा उन्हें मौका मिला तो वो जो चीज़ नहीं दोहराएंगे? उन्होंने इस पर जोर दिया कि मैं अब नजरियाती लोगों को दूंगा। मैंने वो मुमकिन नहीं है। वैसे जाहिर है इस दफा ज्यादा वर्करों को उम्मीद है कि वो करेंगे। फंड्स का भी मसला नहीं होगा, लोग डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। अभी कुछ लोग आए हुए थे नारंग मंडी से, देहात के लोग,
तो वो ये कह रहे थे कि हमारे तो सब लोग जो नाखुश वापस आ गए हैं, और मुकाबला अगरचे अब भी सख्त होगा, उस इलाके अपने इलाके की बात कर रहे थे, लेकिन ये हमारे लोग बड़े पुरजोशन, देहात में किसान खुश हैं। इस दफा अगरचे गंदम की फसल जरा मुतासर हुई है, लेकिन ओवरऑल फसलें अच्छी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो फंड्स का मसला होगा उनके लिए, उम्मीदवारों में भी वो अपना ज्यादा रिस्क, कदरे ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। जैसे आप कई मैच के जीतने का यकीन हो तो आप एक दो नए शामिल कर लेते हैं, मगर मैंने उनसे कहा दो चीजें, एक लॉयल्टी और एक ये है कि वो आदमी जीत भी सकता हो। कायदे-आज़म का मेथड ये है। और उन्होंने कहा मैं खुद टिकट दूंगा। मैंने कहा आप क्या टिकट देंगे, टिकट कमेटी को देने चाहिए और आप फाइनल अप्रूवल दें उसकी। और ये है कि सिफारिश इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, ना आप किसी की सिफारिश करें ना आपके पार्टी कोई सिफारिश करें, सर्वे कराएं। सही। चलिए हारून रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें वक्त दिया।